हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को अच्छे से पढ़ लिया है। उनकी विशेषताओं को देख लिया, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को देख लिया और उन महत्वपूर्ण स्थलों से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको भी अच्छे से हमने देख लिया है। अब हम पाषाण काल के अंतिम कालखंड पे आ गए हैं। पाषाण काल के अंतिम कालखंड को नवपाषाण काल कहा जाता है और यह नवपाषाण काल महान परिवर्तनों का काल है। इसे एक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ तक आते आते मानव का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। तो अब हम अपने पाषाण काल के अंतिम कालखंड नवपाषाण काल को पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से इनकी सभी विशेषताओं को देखते हैं। इनमें मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण परिलक्षित हुए, इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपना अगला पाषाण काल का अंतिम कालखंड नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। पहले नवपाषाण काल के कालखंड को देख लेते हैं। इसका कालखंड 8000 वर्ष पूर्व से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं ये विभिन्न किताबों में अलग अलग भी दिया हुआ है, लेकिन इसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इसकी विशेषताओं पे हमें फोकस करना है। और उसके बाद नवपाषाण शब्द के जो जनक हैं वो सर जॉन लुक बाख को माना जाता है। इन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम मैगजीन में सबसे पहले नवपाषाण शब्द या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। फिर नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति के रूप में जिन्होंने संबोधित किया वह थे गार्डन चाइल्ड। और नवपाषाण काल को महान परिवर्तनों का काल या नवपाषाणिक क्रांति क्यों कहा गया, इसके बारे में हम समझते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मानव का जीवन पूरी तरह से आखेट पर निर्भर है। वह खाद्य संग्राहक है और वो इधर उधर घूमता रहता है। खाद्य संग्राहक आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछलियां एवं चिड़ियां पकड़ता था, फल कंदमूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करता था। और उसके इधर उधर घूमने के पीछे के भी कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों एवं जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते। तीसरा कारण कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है। और पानी झीलें झरने नदियों में ही मिलते हैं। यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा। फिर हमने मध्य पाषाण काल में देखा कि मानव धीरे धीरे पशुपालन की भी शुरुआत करने लगा था। उसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने पूरा पाषाण काल के सबसे अंतिम कालखंड जो उच्च पूरा पाषाण काल था, उनमें हमने देखा था कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आने लगे थे। गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण बारहसिंगा भेड़ बकरी और गाय जैसे छोटे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और अन्य इनकी जानकारियां हासिल करने लगे हों। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। वहां से इनके अंदर पशुपालन का एक विचार मन में आया हो, जिससे कि पशुपालन की शुरुआत हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिल गई थी। अब हम उसके आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी दौरान जब जलवायु परिवर्तन हो रहा था, उसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो शायद जो उस समय का मानव था वो इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया और साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। तो ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया हो और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानव के द्वारा देखने को मिलती है वह यही मिलती है कि पहले मानव खाद्य संग्राहक था, वो खाद्य को इकट्ठा करता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक बन गया, अर्थात वो खाद्य को इकट्ठा करने के बजाय खाद्य का उत्पादन करने लगा। तो नवपाषाण में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो यही है कि यहाँ पे मानव को कृषि का ज्ञान हो गया और कृषि की शुरुआत हो गई। और जब कृषि की शुरुआत हो गई तो कृषि का जो फसल है उसकी देखभाल के लिए मानव को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करना व उसका खरपतवार हटाना, जानवरों एवं चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करना जैसे बहुत काम शामिल होते थे उसमें।
इसलिए अब उनको एक ही जगह रुकना पड़ता था, जिससे उनके अंदर स्थायित्व आया। मतलब पहले मानव जो घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, इधर उधर घूमता रहता था, अब उसे कृषि का ज्ञान हो गया, वो फसल उगाने लगा, तो उसकी देखभाल के लिए, उसको कटाई के लिए अब उसको एक ही जगह रहना पड़ रहा है। तो उसके अंदर स्थायित्व का विकास आ गया, जिससे कि अब गांव का विकास होने लगा। गांव का विकास से मतलब कि अब मानव रहने के लिए घर बनाएगा, तो वहां से घरों का विकास होना शुरू हो गया। और इनके घर प्राय कच्ची ईंटों से बने होते थे और आयताकार उनका आकार होता था। कहीं कहीं ये मिट्टी और सरकंडे से भी गोलाकार व आयताकार घर बनाते थे। फिर उसके बाद इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे, अक्सर मानव या वे लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इन सब जानवरों की सुरक्षा किया करते थे, जिससे कि धीरे धीरे ये ये सभी जो जानवर थे और मानव थे उनके बीच एक संबंध स्थापित होने लगा था, और वो धीरे धीरे करके पशुपालक बन गए। तो कृषि के साथ साथ जो अगली उपलब्धि देखने को मिलती है वो है कि पशुपालन की शुरुआत हो गई। वो पशुओं का सदुपयोग इन लोगों द्वारा शुरू हो गया। कहने का मतलब कि पहले ये लोग पशुओं को केवल मारते थे, उनके कच्चे मांस का भक्षण करते थे, या मध्य पाषाण काल तक आते आते कहीं कहीं पशुओं के मांस को पकाकर भी खाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन ये यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत के साथ साथ पशुधन, मतलब जो पशुओं से इनको मिल रहा है खाने के लिए, जैसे दूध हो गया, इन सब चीज़ों का ये लोग सदुपयोग करने लगे। और जंगली जानवरों का जब ये लोग शिकार करते थे तो इन्हें भी खतरा रहता था, इनको भी मारे जाने का डर रहता था। तो इनका ध्यान अब ऐसे जानवरों की तरफ आकर्षित होने लगा जिनके साथ रहा जा सके, जिनको अपने बीच में रखा जा सके, और साथ में उनके उनके पशुधन का भी इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह से कृषि के साथ साथ इनके अंदर पशुपालन की शुरुआत की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई। मानव को जब कृषि का ज्ञान हो गया, वह अनाज उगाने लगा, तो फिर अब उसे अनाज के भंडारण की बात उसके सामने आने लगी। अर्थात अनाज को दोनों ही तरह से उसे बचा कर रखना जरूरी था, उसे खाने के लिए भी और उसका बीज भी बचा कर रखना था, ताकि अगले वर्ष वो उसी बीज का इस्तेमाल कर पुनः अनाज उपजाया जा सके। तो जिसके लिए अनाज के भंडारण के लिए वो मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू किया। अर्थात यहीं से हमें मृदभांड का विकास देखने को मिलता है, और हाथ एवं चाक निर्मित मृदभांड देखने को मिलते हैं। शुरू में हाथ से मृदभांड बनाए जाते थे, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। अर्थात कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में आई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाक वह गोल पहिया होता है जिसे घुमाकर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमें पहिया का भी उपयोग देखने को मिल रहा है, लेकिन वह पहिया यातायात और परिवहन में उपयोग में नहीं देखने को मिल रहा है, वह बर्तन बनाने के लिए चाक के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर सब पूछा जाए कि पहिए का भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहिए का इस्तेमाल या पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था, तो वह नवपाषाण काल में हुआ था। वह भी चाक के रूप में, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, न कि यातायात के लिए या परिवहन के लिए। तो ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मृदभांडों के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें पालिशदार मृदभांड है, काला मृदभांड है, धूसर मृदभांड है, चटाई के छाप वाले मृदभांड है। ये सभी तरह के मृदभांड पाए गए हैं। तो यहाँ से मृदभांड में पालिशदार मृदभांड का मतलब यह है कि यहाँ पे एक पालिशदार और चकमक उद्योग का भी विकास देखने को मिलता है। जैसे बर्तनों पर पालिश करना, उसे अलंकृत करना, उसे सजाना, पॉलिशदार पत्थर और औजारों का प्रयोग करना, तथा औजारों में घर्षण एवं पॉलिश कर उसे अत्यंत धारदार और नुकीला बनाना। तो ये सभी विशेषताएं हमें नवपाषाण काल में देखने को मिल रही हैं। साथ में पत्थर के उपकरण के साथ साथ हड्डी के उपकरण का भी इस्तेमाल ये लोग करने लगे थे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हड्डी के भी उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं जो नवपाषाण काल को एक महान परिवर्तनों का काल के रूप में हमारे सामने लाती हैं, और नवपाषाण काल को पिछले सभी कालखंडों से अलग करती हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले जो देखा था उसमें मनुष्य आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। लेकिन यहाँ पे आते आते मनुष्य जो है कि पशुपालन की शुरुआत कर दिया। उसे कृषि खाद्य संग्राहक पहले था, लेकिन अब खाद्य उत्पादक हो गया, खाद्य का उत्पादन करने लगा। घुमंतु जीवन व्यतीत करने के बजाय उसके अंदर स्थायित्व आ गया, वो स्थायी आवास बनाने लगा। ये सभी विशेषताएं हैं जो नवपाषाण काल को एक महान परिवर्तनों का काल या नवपाषाणी क्रांति के रूप में हमारे सामने लाती हैं। और नवपाषाण के जो उपकरण है वो उत्तर भारत में ली मैंसूर के द्वारा खोजा गया था, और दक्षिण भारत में नवपाषाणिक उपकरण की खोज नेवेलियन फ्रेजर के द्वारा की गई थी।
तो ये थे नवपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों को देखते हैं जहाँ से नवपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, उनसे संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ये सभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम मेहरगढ़ देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम गांव के रूप में था, सबसे प्राचीनतम ग्रामीण बस्ती के रूप में थी। वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन दर्रे के पास स्थित है। यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। गेहूं एवं जौ के साथ साथ कपास, अंगूर, खजूर की खेती का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ के जो लोग थे उनकी ऐसी आस्था थी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उनकी आत्मा जीवित रहती है, इसलिए वो उनकी कब्रों में कुछ ऐसा सामान रख देते थे जो कि मतलब उनकी आस्था के अनुसार ये था कि ये लोग उसका उपभोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। इनके अलावा मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। ये लोग अनाज को भंडारण के रूप में उन कमरों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और मेहरगढ़ में गेहूं अच्छा होता था और वह बलूचिस्तान में पड़ता था, इसलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता था। तो उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले में बुर्ज-होम नामक स्थान है। बुर्ज-होम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म स्थान। कहीं कहीं किताबों में बुर्ज-होम का शाब्दिक अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान भी दिया है। भुर्ज जो एक प्रकार का पेड़ होता था पहले। यहाँ पे बुर्ज-होम में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है और झीलों के किनारे गर्तावास पाए गए हैं, साथ में धूसर मृदभांड भी मिला है। जम्मू कश्मीर में ही पुलवामा जिले में गुफकराल नामक स्थान है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ पे भी गर्तावास मिला है और हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये दोनों जगह जो गर्तावास मिले हैं, ये संभवतः ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोद कर बनाए गए एक तरह के आवास हैं, और जिनमें के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई मिली हैं। और जो इनके घर थे, इनके अंदर भी आग जलाने के अवशेष मिले हैं और बाहर भी आग जलाने के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मौसम के अनुसार खाना बनाते थे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास 3 जगह है। एक कोल्डिहवा है, दूसरा चौपानी मांडो, तीसरा मगरा। कोल्डिहवा में धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और चौपानी मांडो में मृदभांड, सबसे प्राचीनतम मृदभांड मिले हैं। उसके बाद मधुमक्खी के आकार की गोलाकार झोपड़ी मिली है। मगरा में प्राचीन गौशाला व धान के साथ साथ जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला हम बिहार में देखते हैं। बिहार में चिरांद नामक जगह है एक सारण जिले में। यहाँ पे सर्वाधिक 480 हड्डी के उपकरण मिले हैं और ये सभी उपकरण हिरण के हड्डी के हैं। अब हम असम में देखते हैं। असम में दावजरी हेडिंग नामक एक स्थान है जो दीमा हसाओ जिले में पड़ता है। यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, साथ में जेडाइट नामक पत्थर की भी प्राप्ति हुई है। जेडाइट एक हरे कलर का बहुत ही कठोर पत्थर होता है, जिसका इस्तेमाल कुल्हाड़ी के सिरों पर तथा कलाकृतियों में किया जाता था। नवपाषाण कालीन जो मानव था वो कुल्हाड़ी का सर्वाधिक प्रयोग करता था। देश के पहाड़ी इलाकों में अनेक भागों में विशाल मात्रा में कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं, जो कि नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ियों की पुष्टि हुई है। और कुल्हाड़ी के साथ साथ ये लोग बसुले, छेनी, अन्य औजार का भी इस्तेमाल करते थे, जो कि उड़ीसा और छोटा नागपुर के क्षेत्रों में प्राप्त किया गया है। और ये मिट्टी की खुदाई के लिए ये पत्थर के कुदाल का इस्तेमाल करते थे और डंडे का इस्तेमाल करते थे। तो ये सभी विशेषताएं थी जो नवपाषाण कालीन मानव के पास थी। उसके बाद हम लोग पश्चिम बंगाल में देखते हैं। एक जगह है पांडु राजार ढीबी, जो कि वर्धमान जिले में है। यहाँ पे चावल एवं मछली के कांटे प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का जो मानव था वो मछली के साथ, चावल के साथ मछली को खाता था। अब उसके बाद हम दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष को देखते हैं। सबसे पहले हम कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में यादगीर जिले में नाम एक स्थान है कोडेकल। उसके बाद रायचूर जिले में 2 स्थान है, मासी और पिकलीहल। हावेरी जिले में स्थान है हल्लूर। बेल्लारी जिले में 3 स्थान है, टेक्कल कोटा, संगनकल्लू और कुपगल। कोडागू जिले में एक स्थान है, ब्रह्मगिरी। यहाँ पे जो संगनकल्लू और पिकली हाल है, यहाँ से चमकदार पालिश किए हुए पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में एक जगह है उतनूर, जो कि आदिलाबाद जिले में है। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब तेलंगाना जो है कि आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है, इसलिए अब उतनूर जो है आदिलाबाद तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं एक जगह है नागार्जुन कोंडा, जो कि गुंटूर जिले में पड़ता है।
फिर उसके बाद तमिलनाडु में हम देखते हैं पोचमपल्ली या पायमपल्ली है जो कृष्णागिरी जिले में, यहाँ पे भी नवपाषाण कालीन अवशेष उपकरण मिले हैं, सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ियाँ हो गई और ये सब छोटे छोटे उपकरण हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो उतनूर है, कुपगल है और कोडेकल है, यहाँ पे राख के टीले मिले हैं। तो राख के टीले क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ के जो नवपाषाण कालीन रहवासी थे वो पशुपालक थे, वो मवेशी को, बकरियां, गाय भैंस ये सभी पालते थे, पशुओं के बाड़े बनाकर मौसमी शिविर लगाते थे, जिससे कि वे मवेशियों का गोबर इकट्ठा करते थे, फिर पूरे मैदान पर आग लगा दी जाती थी, जिससे कि वे अगले मौसम के लिए सूख कर तैयार हो जाए। तो जो आग लगाई जाती थी तो वो राख का एक लेयर बनता जाता था, जिससे कि राख एक टीला के रूप में बन जाता था। तो वही राख के टीले यहाँ पे प्राप्ति हुई है। उसके बाद दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली जो सबसे पहली फसल थी वो रागी या मिलेट थी। रागी के अलावा ये लोग कुल्थी का भी उत्पादन करते थे, लेकिन जो सबसे पहली फसल उगाई जाने वाली दक्षिण भारत में है वो रागी ही थी। यहाँ पे हम कर्नाटक में देख लेते हैं, जो कि पिपली हाल जो नामक स्थान है, यहाँ पे भी राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। तो ये सभी जो है वो नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं, नवपाषाण कालीन बस्तियों के जहाँ से अवशेष मिले हैं, जहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोगों ने नवपाषाण काल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, नवपाषाण काल की विशेषताओं को देख लिया, नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों को, उनके साक्ष्यों के साथ देख लिया। तो यहाँ से हमारा पाषाण काल का जो तीनों कालखंड था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक ताम्रपाषाण, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का एक कालखंड है। तो वहाँ पे हमें, जैसे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, वहाँ पे हमें मनुष्य द्वारा तांबे का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो अगला जो हमारा कालखंड है वो ताम्रपाषाण काल है, और ताम्रपाषाण काल में भी हम उनके संस्कृतियों को देखेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे, और उन महत्वपूर्ण स्थलों से जो भी हमें ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देखेंगे। तब ये हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो अब एक क्रमानुसार हम लोग क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ही करके हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने पाषाण काल के तीनों कालखंड को अच्छे से पढ़ लिया। अब मिलते हैं अगले कालखंड में, जो कि ताम्रपाषाण काल है। तब तक के लिए धन्यवाद।